की करीबियों पर लगातार योगी सरकार में शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो पंजाब से प्रत्यर्पण, बांदा जेल में बंद कराना और उसके बाद अब संपत्ति की कुर्की करीब 350 करोड़ की। आपको बता दें मुख्तार की संपत्ति पहले ही कुर्क हो चुकी है और अब मुख्तार की बीबी और मुख्तार के साले पर भी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार के जो सहयोगी थे, जो करीबी थे, हर गुनाह में मुख्तार का साथ दिया करते थे, अब उन पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब मुख्तार के 3 ऐसे निजी सुरक्षा कर्मी हैं जिन्हें अब तक पुलिस अपनी चपेट में ले चुकी है, पुलिस हिरासत में वो हैं और अब आगे उनसे पूछताछ जारी है और माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अभी गिरफ्तारियां और भी संभव हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत कोशिश की, लगातार पंजाब सरकार बचाने की कोशिश करती रही, बीजेपी की ओर से ऐसे आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। बड़ी हजारों कोशिशों के बावजूद बहुत ही मुश्किल के बाद जब मुख्तार बांदा आए, उसके बाद पत्नी ने यह शक जताया कि यहां पर उनकी जान को खतरा है, उनका जेल बदला गया और अब उन पर एक बार फिर से शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस पर सवाल खड़ी कर रही हैं कि बदले की भावना से मुख्तार को वापस जेल में डाला गया है, पंजाब से उन्हें बदले की भावना के चलते बांदा जेल शिफ्ट किया गया है और ये पूरा मसला अब गर्माता जा रहा है। मेरे साथ 3 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मनोज यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के, पूर्व डीजीपी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अब एके जैन साहब और अशोक पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं। सबसे पहले पूर्व डीजीपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास आना चाहूंगी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा आगे। सबसे पहले पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट करना बड़ी चुनौती थी, बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को इसमें कामयाबी मिली और अब संपत्ति की कुर्की, आगे क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, आगे कार्रवाई कैसे होगी इस पर? करना होगा, कौन कौन लोग साथ में रहते थे, कौन शूटर्स हैं, कौन साथ में गनमैन के रूप में चलते थे, इन सबके असलहे निलंबित हो रहे हैं, इनको लाइसेंसेस निरस्त कराए जा रहे हैं। इनकी जो इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है, इस पे चोट करनी होगी। जो एम्पायर है, इकोनॉमिक एम्पायर है, उसके ऊपर चोट करनी होगी, जिससे कि सही दिशा में कार्य चल रहा है, न सिर्फ एक माफिया के लिए, सभी माफियाओं के लिए। 1500 करोड़ से ऊपर की संपत्तियों की जब्ती हुई है। पहले खुलेआम बहुत सी जमीनों के ऊपर, सरकारी जमीनों के ऊपर, वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जबरन कब्जा कर लिया जाता था, उन पर आलीशान मकान बना लिए जाते थे, वो ध्वस्त किए जा रहे हैं। इससे पब्लिक में एक बड़ा अच्छा संदेश गया है और लोगों को ये लग रहा है कि अगर इन बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हो सकती है तो छुटभइये अपराधी या और जो स्थानीय जनता को प्रताड़ित करते हैं वो उनको कोई बचा नहीं पाएगा। इसका बहुत अच्छा संदेश पूरे समाज में गया है और मैं समझता हूं ये आने वाली जितनी भी सरकारें हैं उसमें यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इससे पब्लिक का मनोबल बढ़ता है, पुलिस का मनोबल बढ़ता है और अपराधियों का मनोबल टूटता है। बिल्कुल, हालांकि तमाम पार्टियां, उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ी करती रही हैं। मनोज यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आप मुझे जरा ये बताएं, कोई आपत्ति जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है? नहीं, निश्चित तौर पर प्रिया जी, आपत्ति इस बात की है कि ये फाइनेंशियल मैटर में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट मेरी समझ से परे है। तो डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब किस आधार पे इसको व्याख्यांकित कर रहे हैं, किस आधार पे वो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है किसी व्यक्ति पे अगर आय से अधिक संपत्ति है या गैर मतलब गलत तरीके से, इसको ब्लैक मनी कहा जाता है, या कहीं कब्जेदारी है, तो इन सारी चीजों का निर्धारण तो हमारा आईटी विभाग करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा कि कौन सी संपत्ति किसकी जायज है और कौन सी नाजायज है। वैसे जायज नाजायज के बारे में इस सरकार को बेहतर पता होगा, वो जानती भी होगी। कई बार आईटी के छापे पड़ भी चुके हैं सवाल पूछने वाले पत्रकारों पे और तमाम विपक्ष के नेताओं पे। तो ये प्रक्रिया पुलिसियाई कार्रवाई, सर, पत्रकारों के छापों की आप चिंता छोड़ दीजिए, मुख्तार पर कार्रवाई होती है, मुख्तार के करीबियों पर कार्रवाई होती है, आपसे भी छुपा नहीं है कि माफिया तो है, फिर आप लोग कार्रवाई एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? उसमें आप लोगों को आपत्ति क्यों हो जाती है? देखिए प्रिया जी, मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान हूं तो पढ़ी लिखी बात करूंगा, एक धारा में बह के बात नहीं करूंगा। आप ये बताइए मुझे कि एक अपराधी जो कई सालों से जेल में बंद है, और जेल में भी कहां बंद है? भारत की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किसी स्टेट में बंद है, उसका कितना मीडियाकरण किया गया, क्या क्या बताया गया, ऐसा लगता है जैसे वो नीरव मोदी था।
विजय माल्या था, जो देश भारत की संवैधानिक व्यवस्था से अलग किसी देश में था, तो वो सरकार वहां से तो उनको लाई नहीं जो हजारों लाखों करोड़ रुपए इस देश की आम जनता को लेकर चूस रहे। मीडिया के द्वारा एक इंसल्ट बनाया जाता है। और हमारे डीजीपी साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही, लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। निश्चित तौर पे 1500 करोड़ वाले पे मैसेज अच्छा जाएगा कि जो लाखों करोड़ रुपए लेके। ठीक है सर, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी। मेहुल चौकसी पर कार्रवाई पहले ही चल रही है। विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया जा चुका है, तो सर उनकी चिंता छोड़ दीजिए। इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी अपराधी को प्रदेश में लाया जाता है जो जहाँ का रहने वाला है, अगर उस पर कोई केस यहाँ पे दर्ज है तो कार्रवाई भी यहीं पर होगी। ठीक है, अशोक पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपके पास मैं वापस आऊंगी। अशोक पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अशोक पांडे भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एसपी लगातार आरोप लगा रही है कि आप बाहर वालों को तो ला नहीं पाते, और अगर कोई है भी माफिया, वो दूसरे प्रदेश में बंद है तो आपत्ति क्या है, उसे जबरदस्ती लाया क्यों जाता है। और उनकी बीवी भी, मुख्तार की बीवी भी पहले ये शक जता चुकी है कि उनके जान का खतरा है यहाँ की जेल में। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपराध का निष्करण मनोज यादव जी की पार्टी ने किया है। इनके लिए मुख्तार अंसारी महान गांधीवादी विचारक हैं, अतीक अहमद महान गांधीवादी विचारक हैं। जब विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी मारा जाता है तो परशुराम की मूर्ति लगाने वाले लोग हैं। ये लोग तो मानेंगे ही नहीं कि वो गुंडा है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है। मच्छर और माफिया, इन दोनों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और जो उन्होंने कमाई किया है, सब गरीबों मजलूमों के जमीन को कब्जा करके उस पे मकान बनाने का काम किया है। और निश्चित तौर पे ये लोग अखिलेश जी के आंख के तारे थे, उनके लिए सबसे प्यारे थे। ये उसको गुंडा नहीं मानेंगे इन लोगों को। लेकिन हमारी सरकार की वाहवाही इसीलिए हो रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल के किसी भी गुंडा बदमाश के खिलाफ अराजक तत्व है तो कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एके जैन साहब भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस अपना रौब दिखाती है, पुलिस डराने का काम करती है, और एक बार फिर से गुंडा राज आ गया है उत्तर प्रदेश में। जिसे पकड़ना चाहिए पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है, जिन पर कार्रवाई नहीं होती उस पर पुलिस सरकार के प्रभाव में आकर, सरकार के दबाव में आकर कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है। मैं भी 37 इयर्स मैंने भी सर्विस की है, और रिटायरमेंट के बाद भी मैं क्लोजली इन सब चीजों को मॉनिटर करता हूँ। कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पुलिस का मनोबल अच्छा है, उसको लगातार वो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रक्रिया निरंतर जारी रखनी होगी। जो गैंगस्टर्स एक्ट के प्रोविजंस का सेक्शन 14 में के तहत ये संपत्तियों की जब्ती हो रही है, जो अवैध रूप से निर्मित संपत्तियां हैं सरकारी जमीनों पे, उसको बिल्कुल। एके जैन साहब जी, मैं चाहूंगी कि सर यहाँ पर आप बिल्कुल तस्वीर क्लियर कर दें, क्योंकि मनोज जी सवाल उठा रहे हैं कि वो ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर पुलिस किस बिना पर यहाँ पर अगर ईडी कार्रवाई करे, IT रेड डाले, पुलिस किस बिना पर कार्रवाई कर रही है। नहीं, पुलिस को पूरी शक्तियां एक्ट है, गैंगस्टर्स एक्ट, कौन कौन सी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां उसकी अवैध संपत्तियां, कौन से ऐसे क्रिमिनल के पास में शस्त्र लाइसेंस हैं जो कि नहीं होने चाहिए। जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं वो विधि के अनुसार हो रही हैं और सब कोर्ट्स में चैलेंजेबल है। हर चीज कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। इसलिए सोच समझ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपी इस पर एक्शन ले रहे हैं, पुलिस कमिश्नर वगैरह इस पर एक्शन ले रहे हैं, और ये सही कार्रवाइयां हो रही हैं। इनकम टैक्स की बात जो होती है, ईडी की जो बात होती है, वो एक अलग स्टेज के ऊपर एंटर करते हैं। वो अभी भी वो स्वतंत्र हैं कि वो इसकी संपत्तियों की जांच कर सकते हैं, पेनाल्टीज लगा सकते हैं कि इसकी संपत्तियां कहां से आ गई। वो अपनी अलग इंडिविजुअल अपनी जांच करेंगे। जहां तक क्रिमिनल एक्शंस का सवाल है, उसके लिए पुलिस एम्पावर्ड है
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हैं और उसी के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाइयां सब हो रही हैं और पूरे प्रदेश में चल रही हैं। ऐसा नहीं है, नोएडा में भी हो रही हैं, अम्बेडकर नगर में भी हो रही हैं, इलाहाबाद में भी हो रही हैं, ऑल ओवर स्टेट हो रही हैं। इसका एक अच्छा संदेश गया है और जो बहुत से छुटभइये अपराधी इन सबके साथ में जुड़ जाते थे, एक बड़ा गैंग खड़ा कर लेते थे, उनके भी हौसले इससे पस्त हुए हैं। और ये कार्रवाइयां मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में अगले 10-15 साल अगर चलेंगी तो प्रदेश का एक पूरा नक्शा बदल जाएगा। बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे और ये विकास दुबे टाइप के लोग, ये सब नासूर हैं प्रदेश के लिए, नासूर हैं प्रदेश के लिए। ये सब उगाही करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में। इन सबको जो है नेस्तनाबूद करना होगा। इन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां करनी होंगी और मैं समझता हूं कि सही दिशा में कार्य हो रहा है और मैं तो पब्लिक में भी मूव करता हूं, लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। तो तमाम जब विकास दुबे जैसे लोगों का एनकाउंटर होता है तो विपक्षी पार्टियां भी एक्टिव हो जाती हैं। मनोज यादव जी, अशोक पांडे ने गंभीर आरोप लगाए, अखिलेश यादव के करीबी थे और इसीलिए आप ये दर्द आपको हो रहा है, मुख्तार पर कार्रवाई हो रही है। तो देखिए प्रिया जी, समाजवादियों पे बड़ा आसान होता है ये कह देना कि ये गुंडे हैं। अरे हमें तो जब मुसलमानों पे अत्याचार कोई करता है तब भी। अच्छा, मुख्तार को आप गुंडा मानते हैं कि नहीं? पहले तो सर पहले क्लियर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर कर दीजिए, मुख्तार को आप गुंडा मानते हैं, माफिया मानते हैं कि नहीं? जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे है वो गुंडा है, समझ गए? और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे आपराधिक मुकदमे वो भी गुंडे थे, अपने मुकदमे स्वयं खत्म किए हैं। उप मुख्यमंत्री महोदय केशव मौर्य, उनपे 3 दर्जन 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं, वो भी गुंडे हैं। ये मत कहिए किसी एक व्यक्ति को कह देने से आप देश में एक नैरेटिव नहीं सेट कर सकते हैं, प्रदेश में एक नैरेटिव नहीं सेट कर सकते हैं। तो ये 1980 में तो मुलायम सिंह जी अशोक जी पहले आप मनोज जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मनोज जी धैर्यपूर्वक सुनना हो ना, आपको आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। आप ये हवाई ये सरकार होता है, प्रवक्ता अगर बोले टीवी पे तो तथ्यों के साथ बोले, कितनी उनकी लीगल प्रॉपर्टी है, कितनी लीगल प्रॉपर्टी है, कितना आपने लेफ्ट किया है, कितना आपने गवर्नमेंट के कब्जे में किया है और वो कौन कौन से सेगमेंट से उन्होंने कब्जे किए हैं, कौन भूमि की पर्ची की भूमियां थी, कौन सी सरकारी संपत्तियां थी, ये सब आपको बताना चाहिए। ये बैठ के समाजवादी गुंडे होते हैं तो फिर मैं बताऊं आरएसएस वाले 377 के समर्थक होते हैं, उनको 377 बड़ा पसंद है, तो फिर मैं उल्टा सीधा बोलूंगा तो आपको शर्म आएगी कि ये मनोज यादव समाजवादी पार्टी हमारा आरएसएस का डिफिनेशन कैसे कर रहे हैं। ये सारी बातें टीवी डिबेट में अच्छी नहीं लगती। आप ये बताइए कि क्या धनंजय सिंह माफिया नहीं है? क्या आप बताइए ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है? आप बताइए राजन तिवारी माफिया नहीं है? क्या ये सब माफिया नहीं है? क्या इनकी संपत्तियों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या धनंजय सिंह तो पुलिस ढूंढती रहती है और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीत जाती है और धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश की पुलिस को दूरबीन लगा के भी नहीं मिलते हैं। हास्यास्पद लगता है ना, हास्यास्पद लगता है कि आप कैसे ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में एक धर्म के लोगों को गलत बता के दूसरे धर्म को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है, ये माफिया राज खत्म करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। आप एक आंख से देखेंगे तो आपका विश्लेषण काने के रूप में किया जाएगा। दोनों आंखों से जब देखेंगे अपराधियों को तो निश्चित तौर पे आपको एक समझा जाएगा कि आपकी नीयत और आपको अपराध खत्म करने की क्षमता जो है वो बिल्कुल जायज है। लेकिन खैर, जब मुख्यमंत्री ही अपराधी हो जिस प्रदेश का, उस पे जो 2-2 दर्जन मुकदमे हो, अरे हमने जो लगाए होंगे उनको छोड़ दो, वो तो दंगा बवाल 302 307 सारे अपहरण सब कुछ तो है, उनपे क्या मुकदमे नहीं है? और उनका गुणगान अगर टीवी तो समाजवादी ना तो आंख अंधे हैं, ना दिमाग से पैदल है और ना हमने कोई वो वाला शरबत पी रखा है जिसमें हमको धर्म को नीचा दिखाना हो, वो वाला हमने शरबत भी नहीं पहन रखा है, ना पी रखा है। और हम पढ़े लिखे भी बहुत नहीं है, जितना पढ़े हैं न्याय की बात जानते हैं। हम पढ़ तो बहुत जाए, बन तो बहुत कुछ जाए, लेकिन हम एक आंख से देखेंगे तो जनता हमें कहेगी ये व्यक्ति एक आंख वाला व्यक्ति है, 2 आंखों वाला व्यक्ति नहीं है। ठीक है अशोक जी, जवाब दें। गंभीर आरोप आप पर भी लग रहे हैं सर, अपनी पार्टी के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, धनंजय को बचाने की कोशिश होती है, राजन को बचाने की कोशिश होती है, ब्रजेंद्र का नाम भी लिया जाता है, क्या ये लोग माफिया नहीं है? एमएलसी है बीजेपी के ब्रजेश सिंह। ठीक है अशोक पांडे जी, क्लियर करिए।
सुनिए, धनंजय सिंह खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है, उनके ऊपर भी पुरस्कार है और निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कानून काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, हम किसी को बचा नहीं रहे हैं। ये तो उस पार्टी के लोग हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश की पुलिस का ही मनोबल कम करते हैं, कहते हैं यूपी की पुलिस पर भरोसा नहीं है। और ये वो लोग हैं जो बम विस्फोट कांड के आतंकी पर से मुकदमा वापस लेने वाले लोग हैं। अखिलेश का हाथ तो गुंडा ही नहीं, आतंकियों के साथ भी है। संकट मोचन में जिस तरह से बम विस्फोट हुआ था, विस्फोट करने वालों पर से उन्होंने मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव लिया, ये कितना दुखद था। माताओं बहनों की कोखें उजाड़ने वाले आतंकी, उस पर से मुकदमा वापस लेने का खूब प्रयास अखिलेश सरकार ने किया था। ये क्या सही है? ये तो गुंडा ही नहीं, उससे आगे आतंकियों के साथ अखिलेश का हाथ है। मैं एक रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। हाँ जी मनोज जी, जल्दी से एक लाइन में खत्म करें, फिर मैं एक जन साहब के पास जाऊंगी। प्रिया जी, मैं ये कहता हूँ, आप कहते हैं अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या पूर्व मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई पे कोई सवाल उठाता है, तो वो मुख्यमंत्री कैसे पुलिस का ऐसी हो सकता है कि सिपाही से लेके और आईजी तक जबरिया रिटायर कर देता है? कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं, यूपी की पुलिस पर भरोसा नहीं, वो ऑक्सीजन ठीक है अशोक जी, माफी चाहूंगी सर, वक्त की कमी है, सभी को बोलने का मौका दीजिए। ठीक है अशोक जी, मनोज इस पर जवाब देंगे। अशोक जी, मनोज इस पर जवाब देंगे, बोले मनोज जी। मैं सिर्फ यही सीधी बात कहता हूँ, किसी नेता के बयान को ये कोट करना सरकार का काम मुझे नहीं लगता है बड़ा काम है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ किया गया, या जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश, आज डीआईजी साहब बैठे हैं, बताएं पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर महिला सिपाहियों, महिला दरोगाओं के, ठीक है, माफी चाहूंगी सर, वक्त की कमी है, जल्दी से एके जैन साहब से एक रिएक्शन चाहूंगी। वक्त की कमी है सर, एके जैन साहब से एक रिएक्शन चाहूंगी। सर, पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी आगे तमाम माफियाओं पर कार्रवाई के लिए? पुलिस की स्ट्रेटेजी यही है कि आगे लगातार और दबाव ऐसे असामाजिक तत्वों पे उनको बढ़ाना चाहिए। अब आने वाले समय में आम चुनाव आ रहे हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तभी पूरा तभी कानून व्यवस्था जो है वो मेंटेन रहेगी। जितने वांछित अपराधी हैं उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। सख्त कार्रवाइयां अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई दंगा करने का प्रयास करे, कठोरतम कार्रवाई ऐसे तत्वों के विरुद्ध होनी चाहिए, जिससे कि कोई एक भी दंगा प्रदेश में भड़कने ना पाए, और जो एक उत्तर प्रदेश की इमेज खराब होती है देश में, उसकी इमेज के ऊपर कोई बट्टा नहीं लगना चाहिए। और पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी